हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको बताया था कि विद्युत धारा के बारे में मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मैं पढ़ा दिया हूं, पूरा लेक्चर पढ़ा दिया हूं, समझा दिया हूं। ऑब्जेक्टिव सवाल भी इसके बारे में कराया हूं और इसका जो नोमरिकल सवाल आता है उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कराया हूँ। ठीक है, तो अगर आप उन सारी वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में साइंस लिख करके या फिजिक्स लिखा हुआ है, वहां पे जाएंगे, आपको सारी वीडियो वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, आप उसको जरूर देखिए। अब मैं इस लेसन से जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव सवाल बनता है उसको मैं आपके सामने प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे टोटल 10 सवाल है। 10 सवाल को मैं आपके सामने रखता हूं और काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और लगभग सभी सवाल जो है मतलब समझ लो गेस है, और गेस के बाद फिर तो मैं करूंगा ही, लेकिन अभी तो मैं कम से कम इस लेसन को 2 वीडियो में 2 पार्ट में बनाऊंगा। ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट में 10 सवाल है और दूसरा पार्ट में भी 10 सवाल के अप्रोक्स में रहेगा, वो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब गेस करने की जब बारी आएगा तो इसमें से भी आपको छाट करके गेस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, तो टेंशन मत लेना, पूरी वीडियो देखो शुरू से लेकर आखिर तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाइक एकदम जल्दी से पहले कर दो, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल देखो क्या है। सबसे पहला सवाल है कि विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक क्या है। ये तो वन लाइनर से सवाल यहाँ पे आ गया। पहला सवाल है विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक का क्या होता है। तो विभव और विभवांतर दोनों का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है ना। दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और डोंट वरी, मैं इसका पीडीएफ भी आपको दूंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा। डोंट वरी, टेंशन मतलब देखते रहो यहाँ पे। चलो सेकंड सवाल यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि विभव एवं विभवांतर में क्या अंतर है। विभव एवं विभवांतर में क्या अंतर है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसको आप 2 तरह से आंसर दे सकते हो, या तो एक लाइनिंग इस तरह से लिख करके आंसर दे सकते हो, या तो फिर इस तरह से अलग अलग खेमा बनाकर इधर दाएं बाएं करके इस तरह से होता है, निशान दे करके दाएं विभव का एक विभव एक विभवांतर, तो इस तरह से आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे विभव के बारे में बताते हैं कि विभव किसी आवेश के कारण, है ना, किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से लाने में, किसी बिंदु तक ले जाने में, अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। यानी कि किसी आवेश को चार्ज है उसको उत्पन्न करने के लिए विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से अगर लाएंगे और किसी बिंदु तक अगर ले जाया जाएगा अनंत से, तो जो कार्य किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। उसी तरह से विभवांतर में क्या है अंतर, तो किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ पे क्या था कि किसी बिंदु से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 बिंदु के बीच की दूरी के बारे में बोला। ठीक है, एक बिंदु से सेम डेफिनेशन इसका है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसको बोलेंगे विभवांतर। यानी कि विभव का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर। जैसे मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ से लाए और यहाँ तक लाए, तो यहाँ से लाए यहाँ तक, इसके दोनों बीच में कितना अंतर हुआ उसी बोलते हैं विभवांतर। यानी कि विभव का जो अंतर होता है ना उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर। जैसे मान लो यहाँ पे V5 है, यहाँ पे मान लो V3 है, तो इसका अंतर करेंगे कितना होगा, V2 होगा। तो यही V2 हमारा क्या बन जाएगा, विभवांतर बन जाएगा। यानी कि 2 बिंदुओं के बीच में किसी आवेश को लाने में जो कार्य किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। और किसी अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आ गया है। सवाल को रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, जिसके पास टेलीग्राम नहीं है वो स्क्रीनशॉट भी इसको ले लो। मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका तीसरा सवाल है एमीटर तथा वोल्टमीटर में क्या अंतर। तो इसके बारे में जानेंगे कि एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है। यहाँ पे देखें सबसे पहले एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर क्या है। तो पहला है, आप देखो इस सवाल को मैं इस तरह आंसर दिया हूं और इस तरह भी आंसर दे सकते हैं। इस तरह तो जो लाइनिंग से लिखे हैं इस तरह भी आंसर दे सकते हैं कि यह परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। एमीटर क्या करता है, परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, और वोल्टमीटर जो है परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। तो याद रहेगा, विद्युत धारा को कौन मापता है, एमीटर मापता है, और विभवांतर को कौन मापता है, वोल्टमीटर मापता है। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, या तो इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं कि यह या एमीटर
परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, जबकि वोल्ट मीटर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। तो जबकि करके एक लाइन इसको बना करके एक आंसर ऐसे भी बना सकते हो अंतर, या तो फिर इस तरह से आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है। दूसरा है क्या कि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा था, किसको, एमीटर को। जब एमीटर के सामने लिख रहे हैं तो यहाँ पे बार बार एमीटर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे इसे श्रेणी में क्रम में जोड़ा जाता है। अगर आप एक लाइनिंग में लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन हम एक लाइनिंग बना दिए, अलग अलग बांट रहे, तो हम लिखेंगे इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आया समझ में। चलो तीसरा यहाँ पे है कि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, किसका, एमीटर का। ठीक है। और इसका होता है, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अब आपको पता चल गया कि किसी विद्युत परिपथ में एमीटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। और वोल्ट मीटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आपको देखने को मिला था। आगे 3 सवाल तक समझ में, तो रटने की जरूरत है, आपको याद पढ़ करके समझने की जरूरत है। ओके चलो अब देखो सवाल नंबर 4। यहाँ पे टोटल 10 सवाल है। ठीक है। बहुत अच्छा सा सवाल है कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं, तो आंसर देखो, किसी चालक का प्रतिरोध को मतलब समझ, रुकावट जिसको बोलते हैं। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपात मतलब एक ही अनुपात के होता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। तो वह चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध भी उसी को कहते हैं और चालकता भी उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या देखने को मिला आपको कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होते हैं और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो वह चालक के पदार्थ की क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। दोनों एक ही नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध बोलो या प्रतिरोधकता बोलो, उसी को बोलते हैं। ठीक है। देखो ये होता है, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि वन बटा आर का क्या होता है, उल्टा हो गया। आर मतलब प्रतिरोध जो है क्षेत्रफल का क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है। या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, समानुपाती के लिए यहाँ पे इस तरह दर्शाया जाता है, लंबाई क्षेत्रफल का क्या है, समानुपाती है। और यहाँ पे देखो जी इसका जो एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, ओम मीटर। ठीक है। ओम एक होता ओम, आपको ऑप्शन में देगा कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम प्रति मीटर दे देगा, ओम मीटर प्रति ओम दे देगा, लेकिन ओम मीटर याद रखना, ओम मीटर ये आपका साइन है। ठीक है। तो प्रतिरोध का अलग होता है या ओम होता है, और यहाँ प्रतिरोधकता है तो क्या होगा, ओम मीटर, याद रहेगा। ओके तो सवाल को आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। और नहीं तो फिर अगर आप टेलीग्राम में जुड़े हुए हो तो मैं बताऊंगा लास्ट में कि कैसे टेलीग्राम में जुड़ना आप लोग को। ठीक है। और वहां आपको आराम से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की परिभाषा दें। अब विद्युत धारा, इस सवाल हमको पहले लाना चाहिए था लेकिन बाद में लाए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। विद्युत धारा की परिभाषा देना है एवं उसका सूत्र लिखना है और उसका एसआई मात्रक लिखना है। यानी कि ये सवाल सब्जेक्टिव ही सवाल है, और इससे आपको जब सब्जेक्टिव सवाल जब आप पढ़ते हैं तो वहां से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है। ठीक है। तो सब्जेक्टिव को बहुत ध्यान से पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड रहना है, सब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या बोलता है कि किसी सतह से प्रति एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे तो विद्युत धारा मतलब करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, तो ऐसे तो सिंपल से बोलते हैं जब किसी परिपथ में आवेश प्रवाह होता है तो उसको विद्युत धारा कहते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला किसी सतह से प्रति एकांक समय में, जब ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्रति एकांक समय में, यानी कि हर एक समय में कितना विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। जब आपका डिफिनेशन याद रहेगा तब विद्युत धारा का फॉर्मूला भी याद रहेगा आपको। ऐसा में जब ये डिफिनेशन अगर आपको याद रहेगा कि किसी सतह से प्रति एकांक समय में, हर एक समय में कितना समय होगा, सेकंड होगा, कितना सेकंड होगा, उस एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है, उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। इसका सूत्र देखो, विद्युत धारा मतलब क्या हुआ, देखो इस फॉर्मूला से भी आप परिभाषा को याद कर सकते हैं कि किसी सतह से प्रति एकांक, ये बटा के मतलब क्या, प्रति एकांक समय में कितना आवेश जो है प्रवाहित होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। और देखो विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, और विद्युत धारा कैसा मतलब एम्पियर होता है पता आपको, और ये आवेश है, आवेश को यहाँ क्यू लिखते हैं, लेकिन आवेश कैसा मतलब कुलाम्ब होता है, यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहो इसको बनाने के लिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्यू है ना, क्यू को C/H भी लिख सकते हैं, प्रति एकांक समय में। देखो
प्रति इकाई समय कितना आवेश, ये क्यू, ये जो सी लिखा हूं मैं, ये क्या है, ये सी कूलाम का, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसका ऐसा मात्रक तो एम्पियर होता है, आपको याद होना है, और जिसको एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं। लेकिन विद्युत धारा जब लिखना होता तो आई लिखते हैं, लेकिन इसका मात्रक क्या लिखेंगे, एम्पियर लिखते हैं। ठीक है, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, लेकिन आवेश का मात्रक जब लिखना होता तो कूलाम लिखेंगे। समय को टी से लिखेंगे, लेकिन टी का जब मात्रा को लिखना होता तो समय सेकंड से लिखेंगे, एस फॉर सेकंड है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 5 सवाल क्लियर हो गया। चलो 6 नंबर सवाल देखो, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है, शायद मेरी राइटिंग आपको उतना अच्छे से नहीं लग रही होगी, तो आप लोग इसको ध्यान से यहाँ पे देखो और अच्छे से आप लोग भी खुद से लिख लो। 6 नंबर सवाल है कि परिपथ में एम्पियर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर में को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। आपको पता है, देखो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पता चलेगा कि परिपथ में एम्पियर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव का सवाल ये बन जाता है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, क्यों? चलो तो यहाँ पे आंसर देखो। एमीटर धारा मापने की एक युक्ति है, मतलब मशीन है। एमीटर का काम क्या है, धारा मापना। परिपथ में कितना धारा प्रवाहित होता है उसको मापता है कौन, एमीटर, एक मशीन है। इसे श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिसके कारण प्रवाहित धारा का मान नहीं बदलता है। ऐसा में तो आप अभी तुरंत पढ़े कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। ये सब जब ऑब्जेक्टिव याद करते करते आपके पास जब संग्रह हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का, तो आपको फिर सब्जेक्टिव याद करने के उतना मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव को मिला करके आप सब्जेक्टिव आराम से क्लियर कर लोगे। देखिए, आप जानते हैं कि एमीटर विद्युत धारा मापने की एक युक्ति है ना। इसको श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रवाहित जो धारा होगा उसका मान नहीं बदलेगा, यानी कि मान घटेगा बढ़ेगा नहीं। एमीटर जब लगेगा तो एक लाइन से एक तरह से जाएगा धारा, आया समझे, यानी कि जितना वोल्ट का धारा बह रहा है ना, ये मीटर यहाँ पे लग गया। अब इसके बाद जितना धारा बहेगा वो 5 वोल्ट या 6 वाट, जो भी वोल्ट, 5 वोल्ट 6 वोल्ट या 10 वोल्ट, जो भी वोल्ट धारा बह रहा एक समान से बहेगा, घटे बढ़ेगा नहीं। इसलिए एमीटर को लगाते हैं वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि और नेक्स्ट आपका है क्या कि वोल्ट मीटर के बारे में दिया कि वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। ये तो अभी तुरंत पढ़े कि एमीटर को विद्युत धारा मापता है और वोल्ट मीटर जो है दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है ना। इसको कहाँ लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब ये पेज तो खत्म हो गया। हाँ, यह देखो, इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। क्यों लगाते, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। किसका, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है बहुत अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि परिपथ में नगण्य धारा लेता है, यानी कि बहुत कम नगण्य धारा, बहुत कम प्रतिरोध। जब जिसका प्रतिरोध ही अधिक रहेगा, प्रतिरोध मतलब रुकावट, जब ज्यादा रुकावट डालेगा तो जाहिर सी बात धारा कम बहेगा, है ना। प्रतिरोध का मतलब रुकावट डालना होता है, ठीक है, रुकावट चीज। तो जब रुकावट जब अधिक डालेगा तो धारा का होगा, कम प्रवाहित होगा। वही बोल रहा है, जिसके कारण परिपथ में नगण्य धारा लेता है, मतलब बहुत कम धारा लेता है। समझ आ गया, ये आपका सवाल नंबर 6 क्लियर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे 7 सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और अच्छा लेवल का सवाल है कि ओम का नियम लिखना है। और ओम के नियम में ताप क्यों नियत बताया था। ओम का नियम जानते हैं कि आर जो होता है वो जो ताप होता है वो नियत होता है, मतलब घटता बढ़ता नहीं है। क्यों, तो देखो यहां से आपको आंसर मिलेगा कि ओम का नियम पहले याद कर लो। ठीक है, ओम का नियम पहले याद करना बहुत जरूरी है। तो ओम का नियम क्या है कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित हो रही धारा, नियत ताप पर, है ना, यानी कि नियत मतलब एक नियतांक, एक ही ताप पर, नियत ताप पर किसी चालक में, मतलब चालक मतलब कोई पदार्थ होगा, है ना, कोई तांबा सिल्वर हो या तो चांदी हो, कोई भी हो, धातु हो, तो कोई चालक में प्रवाहित हो रही धारा, धारा मतलब आई, उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, जो विभवांतर क्या करता है, दो सिरों के बीच का होता है विभवांतर, क्या करता है, दो सिरों के बीच का विद्युत धारा को मापता है। तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, यानी कि एक यहाँ एक यहाँ, तो ये 2 सिरा हो गया, इसके बीच जो विभवांतर होगा उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यही आपका ओम का नियम है कि किसी नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित हो रही धारा, इसमें चालक धारा प्रवाहित हो रहा और उसके सिरों के बीच जो लग रहा विभवांतर इसके समानुपाती होता है, यानी कि जो यहाँ पे ये 2 सिरों के बीच में जो आपका विभवांतर हो रहा है और जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा इसके समानुपाती, समान अनुपात में होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आई मतलब समानुपाती है भी का, मतलब आई जो धारा जो है ये क्या है, वोल्ट, विभवांतर जो है समानुपाती है। तो यहाँ पे जो हम आई का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आई बराबर वी बाई आर या भी बराबर आई आर यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आर यहाँ पे क्या है ना, आर यहाँ पे कांस्टेंट है, नियत है। अब देखो यहाँ पे एक बताएगा ताप क्यों, ओम के नियम में ताप क्यों, ओम के नियम में ताप को क्यों नियत लिखा था। अब देखो यहाँ पे बताएगा कि
ताप बढ़ने से, जब ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन में कर देता हूं। आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना कि जब ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जब ताप घटेगा तो चालक का प्रतिरोध घटेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताता हूं कि ताप बढ़ने पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन ताप बढ़ने पे अगर अर्धचालक दिया रहे, अर्धचालक, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध पूछेगा तो घट जाएगा, और ताप घटाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये मैं एक्स्ट्रा बताया हूं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ देखो कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने से चालक प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अतः यह अनुपात, ये जो अनुपात बढ़ना घटना, ये जो अनुपात है, जो रेशियो है, ये नियत रहे यदि ताप नियत रहे। अगर ताप नियत है, ये जो नियत क्यों है? ताप बढ़ रहा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ रहा, ताप घट रहा तो चालक का प्रतिरोध घट रहा। ये दोनों जो अनुपात है नियत है। कैसे नियत है? क्योंकि ताप क्या है? नियत है। इसलिए ओम के नियम में चालक का ताप जो है नियत रहता है। इसलिए ओम के नियम में चालक का ताप क्या रहता है? नियत रहता है। आया समझ में? चलो, तो मैं जहां तक समझता हूं कि आपको ये भी सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो सवाल नंबर 8, बहुत अच्छा सवाल है कि प्रतिरोध क्या होता है ना। सवाल आ रहा होगा दिमाग में, माइंड में, कि प्रतिरोध क्या होता है जी। तो प्रतिरोध क्या होता है, इसका सूत्र लिखना है, मात्रक भी लिखना है। समझो अच्छी तरीके से, जब आप समझ जाओगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से याद कर लोगे, ठीक है। और इसका मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। देखो क्या बोलता है कि किसी चालक के सिरों के विभवांतर, एक दो चालक यहाँ है, इसके सिरा, एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे, ठीक है। इसके बीच का क्या है? विभवांतर एवं प्रवाहित धारा का अनुपात प्रतिरोध कराता है। अभी हम जो पढ़े थे ओम का नियम, वो उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो किसी चालक के सिरों के विभवांतर और जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है उसका अनुपात क्या कराता है? ओम का नियम कराता है। यानी कि अनुपात जो है प्रतिरोध कराता है, या धारा प्रवाह के विरोध की माप। यानी कि वो प्रतिरोध क्या करता है? धारा जो प्रवाह हो रहा है उसका विरोध को मापता है। विरोध मतलब रुकावट जो डालता है उसको माप होती है, ठीक है। तो प्रतिरोध बोलते हैं किसी वस्तु का प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध का मतलब कितना रोक रहा है, वही बोलता है यह धारा प्रवाह के विरोध की माप होती है। अब प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है V बराबर, आप जानते हैं कि V बराबर IR होता है ना। V बराबर IR होता है, तो जब R करेंगे तो V बटा I हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध बराबर हम यहाँ पे लिख दिए, प्रतिरोध बराबर V बटा I। अब इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं इसका ऐसा मात्रक जो ओम होता है, क्या होता है? ओम होता है। ओम को इस तरह से डिनोट करते हैं, और 1 ओम बराबर, देखो इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट बटा एम्पियर, एक वोल्ट 1 एम्पियर, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों यहाँ पे हो जाएगा सटीक आंसर। 8 सवाल क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपका है 9 सवाल। तो आप ही लोग डिमांड किए थे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। चलो सवाल नंबर पढ़ते हैं आपका 9। देखो क्या बोलता है, फ्यूज क्या है। बहुत अच्छा सवाल है कि फ्यूज जो हम घर में लगाते हैं ना, फ्यूज बोर्ड में, वही बोलता है कि फ्यूज क्या है। तो आंसर देखो, फ्यूज जिसको विद्युत फ्यूज भी बोलते हैं, यहाँ पे विद्युत फ्यूज भी रह सकता है, ठीक है। विद्युत फ्यूज बहुत कम गलनांक वाले पदार्थ का एक छोटा तार होता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा, विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। तो बोलता है विद्युत फ्यूज बहुत कम गलनांक वाले एक छोटा सा तार होता है, ठीक है, जिसे विद्युत परिपथ में सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। किस लिए लगाया था विद्युत परिपथ में? सुरक्षा के लिए। जब अभिभारण होता है, मतलब अभिभारण का मतलब हुआ जब आपका वोल्टेज बढ़ जाता है, जब विद्युत परिपथ में वोल्टेज जब बढ़ जाएगा तो अधिक प्रबलता के कारण जो धारा प्रवाहित होने लगती है और फ्यूज जो है गल जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो आपके घर में उपकरण जो लगा हुआ है, जो घर में फ्रिज है, टीवी है, एसी वगैरह जो भी है, बल्ब वगैरह, वो सब क्या होता है? बच जाता है। अगर फ्यूज को ना लगाया जाए और विद्युत धारा का प्रबलता बढ़ जाएगा तो ये गलेगा नहीं, तार जो टूटेगा नहीं। ये मान लो कि फ्यूज है, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं एक बताता हूँ, फ्यूज है यहाँ पे, इस तरह यहाँ पे क्या करते हैं? तार लगाते हैं। तो तार लगाते क्यों? क्योंकि अगर विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो ये टूट जाएगा, ये गल जाएगा, और गलेगा तो कनेक्शन क्या होगा? कट जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा, कनेक्शन कटेगा तो करंट इधर से उधर नहीं जाएगा, इधर से उधर नहीं जाएगा करंट, है ना। तो अगर इधर से करंट जा रहा तो इधर नहीं जाएगा, इधर से जाएगा तो इधर नहीं जाएगा। तो इसलिए विद्युत फ्यूज लगाते हैं। तो फ्यूज क्या है? सिंपल से पता चल गया, एक गलनांक वाले, कम गलनांक वाले पदार्थ है, एक छोटा सा तार जो लगाते हैं उसी को बोलते हैं फ्यूज। और विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए लगाते हैं, है ना, कि सुरक्षा इसको हो, जो सामान, जो एप्लियंस जो लगा हुआ है वो सुरक्षा हो। और जब अभिभारण होता है, जब प्रबलता बढ़ जाता है, जब वोल्टेज बढ़ जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो है फ्यूज का होता है? गल जाता है, और उपकरण का होता है? सुरक्षित रहता है, यानी कि बच जाता है। चलो ये सवाल क्लियर हो गया। अब सवाल नंबर 10 पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ेंगे, एंड करेंगे इसको, और लास्ट में बताएंगे कि आपको कैसे इसका PDF मिलेगा आपको, ठीक है।
टेंशन मतलब पीडीएफ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए एप्लीकेशन बनाने वाला हूं जो कि प्ले स्टोर में बहुत जल्दी ही अवेलेबल होने वाला है। दुआ कीजिए बहुत जल्दी बन जाएगा और अभी प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका है कि घरेलू विद्युत परिपथ में जो घर में जो विद्युत परिपथ जो बिजली लाइन होता है ना, उसमें श्रेणी क्रम संयोजक का उपयोग होता है। क्यों? आप जानते हैं घरेलू में घर में जो वायरिंग जो होता है वो श्रेणी क्रम होता है। क्यों होता है श्रेणी क्रम? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है ना। आप जानते हैं घरेलू में श्रेणी क्रम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समांतर क्रम का इस्तेमाल क्या बोलता है, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का संयोजक उपयोग क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया था मतलब कि पता चल रहा कि घर में जो श्रेणी क्रम करते हैं, जो वायरिंग करते हैं, वो श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं। क्या करते हैं? समांतर क्रम में करते हैं। तो बोला श्रेणी क्रम में क्यों नहीं करते हैं। चलो तो यहाँ पे देखो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि श्रेणी क्रम संयोजन में बहुत विद्युत धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ होता है। श्रेणी क्रम जो संयोजक होता है, मान लो यहाँ पे है, तो जो श्रेणी क्रम होता है एक ही लाइन होता है, एक ही वायर होता है, जैसे भी जाएगा एक ही वायर रहेगा, ठीक है। तो एक ही पथ होता है, एक ही पथ होता है। ऐसे में यदि परिपथ में उपकरण में कोई एक उपकरण खराब हो जाए, अगर ऐसे में कोई एक उपकरण मान यहाँ पे खराब हो गया, तो एक उपकरण अगर खराब हुआ ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे जितना सब लगा हुआ ना कोई नहीं जलेगा। वही बोल रहा, यदि ऐसे में परिपथ में उपकरणों में से कोई एक उपकरण अगर खराब हो जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। क्या होगा? रुक जाएगा, आगे करंट नहीं जाएगा। आए समझ में? लेकिन हम समांतर क्रम में ऐसा तो नहीं होता ना। घर में जो लगा होता है, एक बोर्ड में खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बोर्ड चलेगा, तीसरा बोर्ड भी चलेगा। तो वही बोल रहा कि अगर उपकरण खराब हो जाए तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, किंतु समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का संयोजन नहीं किया जाता है, बल्कि समांतर क्रम में किया जाता है। आया समझ में? यानी कि घरेलू में जो विद्युत परिपथ में जो वायरिंग करते हैं वो किस रूप में करते हैं? समांतर क्रम में करते हैं। अब क्यों करते हैं समांतर क्रम में पता चल गया। और श्रेणी क्रम में क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में करेंगे तो कोई एक अगर उड़ेगा या कोई एक बोर्ड अगर मान ली उड़ जाता, होता है कि नहीं, फ्यूज उड़ गया, तो अगर उड़ेगा तो ये सब जितना है ना इसके पूरा कुछ नहीं, लाइट वाइट जलेगा, कुछ नहीं जलेगा। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है कि अलग अलग बोर्ड लगाया होता है, अलग अलग बोर्ड लगता है। एक बोर्ड खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे करंट पास हो जाएगा, अलग से वायर गया हो रहता है, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ उड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आया हो रहता है। तो उसमें सेपरेट रहता है। और घर में इसी तरह रहता है, सेपरेट रहता है कि नहीं रहता है। अलग अलग रूम में अलग अलग बोर्ड रहता है। किसी भी रूम का बोर्ड खराब हो जाता है तो दूसरा बोर्ड से कोई मतलब नहीं, आराम से चलते रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आया समझ में? तो ये आपका 10 सवाल काफी इंपोर्टेंट था। और अब मैं आपको बताता हूं कि टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। नोट कर लेना, प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना, या तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना जो मैं बता रहा हूं। टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और वहां पे सर्च करना AA ऑनलाइन सोल्यूशन, AA ऑनलाइन सोल्यूशन PDF, ये सर्च करना, ठीक है। सर्च करोगे तो वहां पे PDF का ग्रुप आ जाएगा। उसमें मैं PDF हमेशा मैं PDF भेजते रहता हूं, तो इसका भी PDF मैं वहां पे सेंड करूंगा। और एक और ग्रुप है AA ऑनलाइन सोल्यूशन, ये डिस्कस करने का ग्रुप है, ठीक है। डिस्कस आप कर सकते हैं 2021 AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, किसी से भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं, मेरे से भी आप बात कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं आपके बहुत ही करीब हूँ, दूर हूँ लेकिन बहुत ही करीब हूँ। तो टेंशन नहीं लेना है, फटाफट इसी तरह से आपको सवाल याद करना है और प्रेशर नहीं लेना है मैडम, एकदम फ्री होकर याद करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक कदम आगे बढ़ाओगे 2 कदम अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो मैं जहां तक समझता हूं जी कि आपको ये जो सवाल मैं बताया हूं 10 सवाल काफी इंपोर्टेंट होगा। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और फिलहाल वीडियो को करता हूं यहाँ पे लास्ट, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।